अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के हवाले से। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी को। इसका एक पोर्शन जो है वो वर्क के ऊपर होगा, सेकंड पोर्शन जो है वो एनर्जी के ऊपर होगा। और आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो वर्क होता है वो एक कम्बिनेशन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जिसको हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब हमारे पास डॉट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और डॉट को खत्म करने के लिए आपको कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ जाती है। और इसका जो यूनिट है उसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर भी कहते हैं। इसका जो भी यूनिट है और इसकी जो डिमेंशन है उसको हम कहते हैं हमारे पास ML/T-2 है। तो ये डिफरेंस है। हमारे पास एक फिगर आपको देख रहे होंगे कि एक शख्स जो है वो एक बॉडी को के फोर्स लगा रहा है और वो मूव कर रही है फॉरवर्ड की तरफ। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा है कि हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शंस तो है वो आपने देख ली है कि वो नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे को जा रहा है। लेकिन जो फोर्स की कंपोनेंट्स ड्रा हो रहे हैं वो हमारे पास एफ कॉस थीटा जो है वो ड्रा हो रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसकी तरफ वो फोर्स लगा रहा है और वो एफ कॉस थीटा है। और वो एफ कॉस थीटा बिल्कुल पैरेलल है उस डिस्टेंस के जो डिस्प्लेसमेंट आपने लिया है। तो ये आपने चीज़ जो है वो देखनी है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ पैरेलल है तो क्या एंगल बनेगा, अगर कोई चीज़ एंटी पैरेलल है तो क्या बनेगा, अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या बनेगा। तो इनको आप लोगों ने जो है वो देखना है। अब अगले केस में आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास एक नेक्स्ट फिगर ये है कि एक शख्स है, उसके पास एक बैग है और वो बैग पे एक फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो कोई भी देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट कवर इन दैट केस। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वर्क क्या होगा, इसको हमने देखना है। सेकंड केस आप फिगर सी में देख सकते हैं कि एक शख्स जो है फोर्स लगा रहा है अपवर्ड की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी वो कर रहा है साथ साथ। इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो वर्क क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रॉपर्टीज़ में मिलेंगे हमारे पास। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई कि आपको हमारे पास ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। सेकंड चीज़ हमारे पास अगर एक शख्स जो आप फिगर सी में देख रहे हैं कि हमारे पास वो फोर्स भी लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एंगल अगर 90 है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा, वर्क मिनिमम होगा। और सेकंड जो आपने बी फिगर देखी थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी हमारे पास वर्क जो है वो ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। हमारे पास कंडीशन ये होती है वर्क होने की कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रही हों इन द सेम डायरेक्शन, जिस तरह के हमारे पास एंगल ज़ीरो हो और हमारे पास वर्क जो है वो cos 01 होता है, तो वहाँ पे वर्क इज़ इक्वल टू एफ डी। और वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है। और उसके बाद एक लास्ट स्टेप 4 है कि अगर आपके पास वर्क कब नेगेटिव होगा, कब कब नेगेटिव होगा, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के एंटी होंगे, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। केस में हम लोग कुछ इस तरह से फिगर देखते हैं कि हमारे पास जो वर्क है तो वो हमने फाइंड करना है क्या होगा अगर हमारे पास एक इरेगुलर पाथ है, हम एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक डॉटेड जो पॉइंट्स हैं वो शो कर रहे हैं कि हमारे पास इस पॉइंट पे कितना वर्क है उसको 1 के साथ कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट को वर्क 2 के साथ कर रहे हैं, तो हम 100 वर्क जो है वो एंड तक लेके जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इन सारे केस में हमारे पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, हर लम्हा फोर्स चेंज होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी भी स्टेयर्स को ऊपर चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लेवल जो है वो कम होता है, फोर्स जो है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि हमारे पास हर लम्हा फोर्स बराबर नहीं रहती, फोर्स चेंज या ज़्यादा हो सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन दी पाथ। Let us consider a body of mass m is displaced from point O to A. Different forces act at different spots along the path O to A. Suppose at point 1, 2, 3, so on, and work is done due to variable force. Thus, we have to calculate total work done due to variable force. कहता है कि हमने इस पाथ में जितना भी काम किया है, हमने काम को फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेरिएबल फोर्सेस के ज़रिए। आपके सामने एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन आ गई है कि हमने करना ये है, हमने बताना है कि अगर हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे वर्क की वैल्यू देखी है, वर्क 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन,
और एंड में जब हम एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो हम कितना वर्क जो है वो डन करेंगे। ये आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है कि आपके पास डिफरेंट फोर्सेस जो है वो आती हैं हर पॉइंट पे, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्क वन के लिए आपने वही सेम चीज़ कि हमारे पास F1.D1 इसके खत्म करने के लिए हमें कॉस की जरूरत होती है, तो कॉस थीटा 1। ऐसे वर्क 2 के लिए, वर्क 3 के लिए एंड सो ऑन, वर्क एन तक आपने इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेनी है। अब जो आपने वर्क की वैल्यू जितनी भी पॉइंट्स पे फाइंड की थी उन सबको आपने एडअप कर लेना है। W=W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन WN तक आपने इन सबको एडअप कर लेना है। अब उसके बाद आपके पास जो वर्क के जो फार्मूलाज हैं आपने उनको यहाँ पे पुट कर लेना है। और फार्मूला जो है F1D1 cos थीटा 1, F2D2 cos थीटा 2 एंड सो ऑन हमारे पास थीटा एन तक जो है वो चलता जाता है। अब उसके बाद हमारे पास जो वर्क आपने टोटल जो है उसको सिग्मा में लेना है, आपने टोटल वैल्यूज़ को आपने एक कुंजी में डालना है। तो वो कहाँ से शुरू होगी, वो 1 से लेके n तक आपको टोटल वैल्यू इसके अंदर समा देनी है। और वो FIDI cos थीटा I इसलिए लिखा है कि हमारे पास I कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से लेके n तक। तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए आपने I की वैल्यू पुट करते जाना है। I1 जो है 1 के लिए, I2 2 के लिए, I3 3 वर्क के लिए। तो सारे के सारे वर्क को हमने एडअप कर लिया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो था वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि किस तरह से आपने वर्क की वैल्यू को फाइंड करना होता है अगर आपके पास डिफरेंट वेरिएबल फोर्सेस हों, फोर्स जो है वो कांस्टेंट ना हो। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई हो।